Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और उस नई सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर कॉमर्स और सेकंड ईयर कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। और इन तमाम के तमाम वीडियोस के अंदर हम आपको ये भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस होकर अब आ रहे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड जिस हद तक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर सकें वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी इन वीडियोस से ख़ास तौर पर इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स भी, सेकंड ईयर कॉमर्स भी, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ कराची इंटरमीडिएट बोर्ड से है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो, और पहली वीडियो का ताल्लुक़ है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अहम तरीन सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटिंग से। स्टूडेंट्स आपके पास जो रिड्यूस सिलेबस है और उस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपके पास पूछे जाने हैं, 28 जुलाई से इंटर कॉमर्स के पेपर्स का आगाज़ हो रहा है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है। और उसी में अहम तरीन सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर्स आपके शामिल हैं उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि तारुफ इस सब्जेक्ट का। इसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेनी है, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पिलर्स या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। पिलर्स का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी को आप हेड्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। और हेड्स ऑफ अकाउंट टोटल 5 होते हैं, याद रखिएगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़। अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग को आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक और अच्छी और कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन अकाउंटिंग की ये है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट of recording, classifying, summarizing and interpreting business transactions in financial और monetary terms। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन की तफसीलात हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। शर्त क्या है कि उन वीडियोज़ को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको जानते हैं आप यकीनन कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होता है। इस इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में उसने आपको लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दे दिया, एसेट फाइंड आउट करवा रहा है, या एसेट और आपको दे दिया कैपिटल और लाइबिलिटी फाइंड आउट करवा रहा है, या तीसरी सूरत में आपसे क्या पूछ सकता है कि आपको एसेट उसने दे दिया और कैपिटल भी दे दिया, लाइबिलिटी फाइंड आउट करा रहा है पिछले सवाल में, और अगले सवाल में ऐसा हो सकता है कि एसेट दे दिया और लाइबिलिटी भी दे दिया और कैपिटल फाइंड आउट करवा रहा है। इसका मतलब है 3 में से 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी और तीसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करवानी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़, इन 5 से रिलेटेड आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपको पता हो एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ में आपको पता हो करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, कैपिटल आपको क्लियर होना चाहिए जिसको ओनर सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है, अखराजात कौन कौन से होते हैं जिसको एक्सपेंसेस कहते हैं, और रेवेन्यूज़ क्लियर होना चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो डेबिट होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस में कमी होती है तो क्रेडिट होता है। बकिया 3 लाइबिलिटीज़, कैपिटल और ओनर सिक्योरिटी, इनमें इजाफा होता है तो क्रेडिट होता है, कमी होती है तो डेबिट होता है। सेकंड चैप्टर है आपके पास जर्नलाइजिंग या जर्नल। इसके अंदर एनालिसिस एंड जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। एनालिसिस एंड जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात आपको पेपर में क्या होता है, ट्रांजेक्शन गिवन होती है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। जर्नल एंट्री पास कैसी होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी चैनल के ऊपर सर अली अहमद के नाम से जो मौजूद है उस चैनल पे आप देख सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन का, टू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी अ डेबिट एंड देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। हर एंट्री के अंदर ऐसा होता है कि अगर डेबिट है तो लाजमी क्रेडिट भी होगा, और अगर क्रेडिट है तो लाजमी तौर पर डेबिट भी होगा। तो डेबिट का क्रेडिट के साथ और क्रेडिट का डेबिट के साथ ये जो पेयर बन रहा है ये कहलाएगा आपके पास डबल एंट्री सिस्टम। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेबिट तो हो रहा है और क्रेडिट गायब है, या क्रेडिट तो हो रहा है और डेबिट गायब है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये बहुत ईजी सी बात है। हर ट्रांजेक्शन जो आपको उसकी एंट्री पास करनी होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक ही करनी पड़ती है। थर्ड चैप्टर का ताल्लुक़ है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल भी है। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आ रहा है व्हाट इज़ एन अकाउंट। आपको पता होना चाहिए अकाउंट होता क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने
अपने पास जो जर्नल बनाया हुआ होता है या जर्नल एंट्रीज पास की भी होती हैं, उन जर्नल एंट्रीज में से जो भी एंट्री आपने पास की है तो डेबिट को टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर पोस्ट करना, और क्रेडिट साइड के ऊपर जो एंट्री का हिस्सा गया हुआ है उसको क्रेडिट साइड के ऊपर टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना, ये कहलाता है पोस्टिंग। यानी कि आपने किसी भी जर्नल एंट्री को जो डेबिट और क्रेडिट की सूरत में मौजूद होती है तो डेबिट को डेबिट साइड पर और क्रेडिट को क्रेडिट साइड के ऊपर जो दर्ज करते हैं, लिखते हैं, इस लिखने के अमल को अकाउंटिंग की ज़बान में कहा जाता है पोस्टिंग। उसके बाद लफ्ज़ आ रहा है फुटिंग एंड बैलेंसिंग। फुटिंग के अंदर क्या होता है कि फुटिंग का मतलब नाम से ज़ाहिर है, फुट कहते हैं पैर को। फुटिंग का मतलब ये होता है टी अकाउंट के अंदर या जनरल लेजर के अंदर आप जब उसका टोटल करवाते हैं साइड का, तो जब आप साइड का टोटल करवाते हैं उस टोटल की अमाउंट को कहा जाता है वो फुटिंग हो गया। टोटल का मतलब बी केयरफुल, ये नहीं होता जो टी अकाउंट का बिल्कुल एंडिंग, बिल्कुल लास्ट के अंदर जो आप रकम लिखते हैं उसको फुटिंग नहीं कहा जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी कि फॉर एग्जांपल आपने कैश का टी अकाउंट आप बना रहे हैं। कैश के टी अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड के ऊपर भी कुछ आपने रकमें लिखी हुई हैं और आपने क्रेडिट साइड के ऊपर भी कुछ रकमें लिखी हुई हैं, कुछ अमाउंट्स लिखी हुई हैं। फ़र्ज़ करें डेबिट साइड के ऊपर 3 अलग अलग पोस्टिंग हैं और फ़र्ज़ करें क्रेडिट साइड के ऊपर भी 2 अलग अलग पोस्टिंग हैं। फ़र्ज़ करें डेबिट साइड के ऊपर 3 जो पोस्टिंग्स हैं उन सब का टोटल फ़र्ज़ करें आ रहा है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट साइड के ऊपर जो 2 पोस्टिंग्स हैं कैश के टी अकाउंट में उसके उन 2 पोस्टिंग का जो टोटल आ रहा है वो फ़र्ज़ करें आ रहा है 80,000 यानी कि 80,000। तो डेबिट का टोटल आप लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख आपने डबल लाइन खींची डेबिट साइड के ऊपर। इसी 1 लाख को आप राइट साइड के ऊपर भी लिखेंगे 1 लाख, ये भी डबल लाइन आपने खींची। ये जो 1 लाख आपने लिखा है ये फुटिंग नहीं है। फिर फुटिंग क्या है? कैश के टी अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर तो 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट का टोटल भी नीचे 1 लाख आ रहा होगा, लेकिन डेबिट साइड के ऊपर जो 1 लाख आ रहा है वो तो बात तय हो गई। क्रेडिट साइड के ऊपर जो 2 पोस्टिंग्स का टोटल 80,000 आ रहा है, इस 80,000 को पेंसिल से लिख दिया जाता है और इस 80,000 को कहा जाता है फुटिंग। इसके साथ साथ बैलेंसिंग एक चीज़ होती है। बैलेंसिंग में क्या होता है कि आप दोनों साइड्स के ऊपर बैलेंस करवा रहे होते हैं। इसी टी अकाउंट की बात कर लेते हैं। डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 80,000। 80,000 के सामने आप लिखेंगे फुटिंग। कमी कहाँ पर है? क्रेडिट साइड के ऊपर है जो कि 20,000 की कमी है। बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आप इसको नाम देंगे, कैरीड डाउन का नाम देंगे। ये जो 20,000 है ये बैलेंसिंग की रकम कहलाएगी। 20,000 और 80,000 जब प्लस होगा तो टोटल 1 लाख बन जाएगा, जो आप नीचे ऑलरेडी लिख चुके होंगे। यहाँ का CD वहाँ का बन जाएगा डेबिट साइड का बैलेंस BD, और डेट और मंथ जो है वो बदल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो आपने लेजर्स बनाए हुए हैं उन तमाम के तमाम लेजर्स का बैलेंस BD आप उठा लेंगे, और बैलेंस BD उठाने के बाद डेबिट पर है तो डेबिट का लिख देंगे, क्रेडिट का है तो क्रेडिट का करा देंगे, लिख देंगे और उसका टोटल करा देंगे। और उसका जो बाकायदा फॉर्मेट है कि सीरियल नंबर है, उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट्स है, उसके बाद जो है वो अकाउंट नंबर है, डेबिट है और क्रेडिट है, कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके नीचे आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे लिखेंगे आप एज ऑन, महीने की आखिरी तारीख डाल दी। डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, ये ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का ताल्लुक है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं। 3 कॉलम कैश बुक नॉर्मल बैलेंस, यानी कि कैश बुक जो है वो 3 कॉलम आपको बनानी है। 3 कॉलम ही आपके पेपर में भी आती है, और नॉर्मल बैलेंस। और फिर कह रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। याद रखिएगा कैश बुक के अंदर OD के भी सवालात मौजूद होते हैं, ओवरड्राफ्ट के भी सवालात होते हैं, वो भी शामिल हैं, और कैश बुक के जो नॉर्मल सवालात हैं वो भी शामिल हैं, और पेटी कैश बुक भी शामिल है। यानी कि पेटी कैश बुक भी आपको पेपर में बनाने के लिए आ सकती है। पेटी कैश बुक का भी बाकायदा एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अंदर जो जो कॉलम्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि सबसे पहले आप जो है वो लिख देंगे, सबसे बिल्कुल कॉलम के मोस्ट जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर कौन से कॉलम आ रहे हैं, राइट साइड के ऊपर कौन से कॉलम आ रहे हैं, डेट है आपके पास, पेटी कैश फंड है, इनवाइस नंबर है आपके पास, पर्टिकुलर्स है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम है, फिर 6 कॉलम मजीद है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, कन्वेंस है, कार्टेज है, एंटरटेनमेंट है, सन्ड्रीज है। ये सारे कॉलम आपको बिल्कुल पक्के और अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके बाद अगला चैप्टर है आपके पास स्पेशल जर्नल। अच्छा, जो कैश बुक है, कैश बुक का भी एक फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स। कैश बुक के अंदर एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के अंदर आपको पता है कि डेट का कॉलम है, उसके बाद आपके पास रिसिट्स है या पर्टिकुलर्स आप लिखें, उसके बाद आपके पास पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है, उसके बाद आपके पास सेल्स डिस्काउंट है, कैश और बैंक है। ये पूरा लेफ्ट साइड हो गया या डेबिट साइड हो गया। राइट साइड पे बात करें जिसको आप क्रेडिट साइड बोलेंगे, या आप सफ़े के राइट साइड की आप उसको नाम देंगे, तो डेट है, उसके बाद पेमेंट्स है या पर्टिकुलर सी बात स्टूडेंट्स लिखते हैं, बाद स्टूडेंट पेमेंट लिखते हैं, उसके बाद पोस्ट रेफरेंस है, उसके बाद परचेज डिस्काउंट है, और उसके बाद कैश और बैंक के कॉलम्स हैं।
इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल जर्नल, स्पेशल जर्नल में कौन कौन से जर्नल आपको बनाने आने चाहिए। सेल्स जर्नल आपको क्लियर हो, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्लियर होना चाहिए, परचेज जर्नल क्लियर होना चाहिए, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्लियर होना चाहिए, कंट्रोलिंग लेजर्स क्लियर होना चाहिए और सब्सिडियरी लेजर्स भी क्लियर होना चाहिए। कंट्रोलिंग लेजर का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो लेजर बनता है, टी अकाउंट बनता है, वो कंट्रोलिंग अकाउंट कहलाता है। और सब्सिडियरी लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो लेजर बनता है उसको आप सब्सिडियरी लेजर कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपने 10 अलग अलग कस्टमर्स को माल बेचा हुआ है, तो 10 कस्टमर्स को जो आपने माल बेचा हुआ है, किसी को आपने 1000 का माल बेचा, किसी को आपने 5000 का बेचा, किसी को 8000 का बेचा। फ़र्ज़ करें हर कस्टमर ने आपको जो पैसे दिए हुए हैं, किसी ने आपको 500 दिए, किसी ने आपको 2000 दिए, यानी कि आपको रिकवरी भी हासिल हुई भी है। तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर तमाम के तमाम कस्टमर्स का जो आप लेजर बनाएंगे वो कहलाता है सब्सिडियरी अकाउंट। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे सलीम साहब से टोटल 200 रुपये मुझे लेने हैं, आपका अकाउंट रिसीवेबल है। जमशेद साहब से आपको 2000 रुपये लेने हैं, वो एक अलग कस्टमर है। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हर कस्टमर से जितने पैसे आपको लेने होंगे वो उन कस्टमर के कहलाएंगे सब्सिडियरी अकाउंट्स। और जो कंट्रोलिंग अकाउंट होता है वो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट बनेगा जिसमें तमाम के तमाम कस्टमर्स की टोटल पिक्चर शो हो रही होगी कि तमाम के तमाम अकाउंट रिसीवेबल को या तमाम के तमाम कस्टमर को आपने कितने का माल बेचा है, कितने पैसे उनसे लेने बाकी हैं और कितने पैसे अब तक आप ले चुके हैं। ओवरऑल पिक्चर जो शो होगी, याद रखिएगा, कंट्रोलिंग अकाउंट है। इंडिविजुअल कस्टमर की जो पिक्चर शो हो रही होगी वो याद कर रखिएगा कि सब्सिडियरी अकाउंट है। जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल में कंट्रोलिंग और सब्सिडियरी अकाउंट बनता है, सेम इसी तरह अकाउंट पेएबल में भी कंट्रोलिंग और सब्सिडियरी अकाउंट बनता है। फ़र्ज़ करें आपने अलग अलग पार्टी से माल ख़रीदा हुआ है, तो अलग अलग पार्टी जिनसे आपने माल ख़रीदा हुआ है, जो आपके सप्लायर हैं, उनके अलग अलग जब आप टी अकाउंट्स बनाएंगे, हर सप्लायर का अलग अलग, यानी कि हर क्रेडिटर का अलग अलग, ये कहलाएगा अकाउंट पेएबल का सब्सिडियरी अकाउंट। लेकिन आपने ओवरऑल तमाम के तमाम पेएबल्स को मिला के एक टी अकाउंट बनाया हुआ है, तो फिर वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग अकाउंट। याद रखिएगा सब्सिडियरी अकाउंट की भी अहमियत है और कंट्रोलिंग की भी अहमियत है। दोनों की अहमियत में से किसी की भी अहमियत आप कम करार नहीं दे सकते, दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। यकीनन आपके टीचर्स ने आपको क्लास में बताया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये वही चैप्टर है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मारूफ कोचिंग सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह टीच भी कर रहा हूँ। उसके अंदर भी स्टूडेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। पासबुक का मतलब स्टूडेंट्स होता है बैंक स्टेटमेंट, और कैश बुक वो होती है जो कंपनी मेंटेन करती है। कैश बुक के अंदर कुछ बैलेंस आ रहा होता है और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के अंदर बैलेंस कुछ और आ रहा होता है। आपका काम ये होता है बीइंग अ स्टूडेंट कि आपको दोनों को रिकनसाइल करना पड़ता है। ये जो रिकनसाइल करते हैं, टैली करते हैं, ये कहाँ टैली करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करते हैं। जो अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में, सिंपल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी है विद नॉर्मल बैलेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके बैंक रिकन्सिलिएशन के चैप्टर में जो ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट वाले सवालात हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है विद नॉर्मल बैलेंसेस। याद रखिएगा कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर नहीं होता है बल्कि डेबिट साइड पर होता है। रिपीट कर रहा हूँ, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, अलबत्ता बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसका नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर होता है। और इसकी तफसीलात यकीनन आपके टीचर ने आपको बताई होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपको बनानी है इन जर्नल। इसी चैप्टर में जो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास अहम तरीन एडजस्टिंग एंट्रीज। इसके अंदर आपको कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़नी है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसकी एक एंट्री फिक्स होती है, वही आप बनाते हैं। बैड डेट एक्सपेंस, इसकी एंट्री भी फिक्स होती है, वही आप बनाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि बैड डेट एक्सपेंस के अंदर आपको कोई और एंट्री भी बनानी पड़ती है, वो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी बताया जाएगा। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस में क्या होता है, ये वो एक्सपेंस है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकर तो हो चुका है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है। आसान अल्फाज में आप सर्विसेज तो ले चुके हैं लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की है। सर्विसेज ले चुके हैं, पेमेंट नहीं की है, ये कहलाता है एक्रूड एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो कि सर्विसेज लेने के बावजूद पेमेंट ना हुई हो तो एक्रूड एक्सपेंस कहलाता है। एक्रूड इनकम जस्ट रिवर्स है। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है सर्विसेज दे चुके हैं लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है, यानी कि कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो ये एक्रूड इनकम कहलाएगा। याद रखिएगा एक्रूड एक्सपेंस जो है वो एक तरफ एक्सपेंस होता है और दूसरी तरफ लायबिलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। एक्रूड इनकम एक तरफ तो इनकम है, दूसरी तरफ रिसीवेबल भी बन जाता है क्योंकि आपको पैसा सामने वाले से रिसीव करना है यानी कि लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड के अंदर प्री का मतलब होता है पहले से, पेड माने पे कर दिया,
प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि जो चीज़ आप एडवांस में पेमेंट कर दें तो वो आपके लिए प्रीपेड कहलाता है। आपने ट्यूशन फीस एडवांस में पे कर दी, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ आपने पेमेंट एडवांस में कर दी, आप मकान आपका किराए का है फ़र्ज़ करें, आपने एडवांस में मालिक मकान को किराया दे दिया, ये सारा का सारा प्रीपेड कहलाता है और प्रीपेड आपका करंट एसेट होता है। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप गुड्स भी कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी कहते हैं, इसी को आप सामान्य तिजारत भी कहते हैं उर्दू में। हर वो चीज़ याद रखिएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है जिसको इस नियत या इस इरादे से आप ख़रीदें कि आगे जाकर फ्यूचर में आपको उसको क्या करना है, बेचना है, फ़रोख्त करना है। अगर आपको बेचना है या फ़रोख्त करना है तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बन जाएगा और ये भी आपका करंट एसेट होता है। इसके अलावा आपके पास जो लास्ट चैप्टर है जो कि रिड्यूस होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको तैयारी करनी है, उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं और इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सतह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं और ये दोनों आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। कई चीज़ें आप गौर करें अगर तो आपके सेक्शन सी में से गायब हो गई हैं, जैसे क्लोजिंग एंट्रीज का जिक्र नहीं है, जैसे रिवर्सिंग एंट्रीज का जिक्र नहीं है, जैसे ओपनिंग एंट्री का जिक्र नहीं है, जैसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जिक्र नहीं है। तो कई एक पॉइंट्स जो हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में से गायब हैं और ये जो गायब शुदा पॉइंट्स हैं, इसके अलावा करेक्शन ऑफ एरर एक चैप्टर है जिसके अंदर एंट्रीज को आप करेक्ट करते हैं, उसका रिड्यूस सिलेबस में जिक्र नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन में भी आप चेक करें तो उसमें जो ओडी वाले सवालात होते हैं उसका जिक्र नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास इस वक्त भरपूर मौका है, भरपूर चांस है कि बेहतर से बेहतर आप तैयारी करें। वैसे भी एमसीक्यूज़ आपको पता है 50 मार्क्स की एमसीक्यूज़ आने वाली हैं, भरपूर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला भरपूर रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर पसंद आएगी जिस तरह आपको दूसरी वीडियोस पसंद आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं और शेयर करवाने के साथ साथ हमारी इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर मौजूद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।